हेलो स्टूडेंट, नमस्कार आप सबको। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर हेयर इन फ्रंट ऑफ यू टू स्टडी अबाउट नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की हमने काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस भी करी हैं, जैसे कि डिजिट के बारे में, नंबर मेकिंग के बारे में, कैसे हम नंबर को बनाएंगे। अगर आपके पास डिजिट दी हुई है तो आप नंबर को कैसे क्लासीफाई करेंगे, इस बारे में हमने पढ़ा है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसे पहलू के बारे में जो आपने अभी तक सुना तो होगा, कई टीचरों के मुंह से सुना होगा, बट एक ऐसा पहलू पढ़ेंगे उस कॉन्सेप्ट का जो आपने अभी तक सुना नहीं होगा। ठीक है, तो द टॉपिक इज दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो नंबर का क्लासिफिकेशन जो है वो हम आज पढ़ेंगे। अगर मैं लिख दूं नंबर, तो नंबर की जो मेन क्लासिफिकेशन है, जो नंबर को सबसे पहले क्लासिफाई किया जाता है, तो वो दो पार्ट में किया जाता है। एक वो नंबर जो वास्तव में है और एक वो नंबर जो हमारी कल्पनाओं में है। मींस नंबर के सिर्फ दो ही पार्ट हैं। पहली बात तो एक जो वास्तविक संख्या है, इसका मतलब कि रियल नंबर, ठीक है, इसको कहते हैं वास्तविक संख्या। एंड द other is that imaginary number। मतलब कि काल्पनिक संख्या। अब डिफाइन कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर रियल है, कौन सा इमेजिनरी है, कौन सा वास्तविक है, कौन सा काल्पनिक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो जो डिफाइन करने का जो सबसे अच्छा फंडा होता है वो होता है नंबर लाइन। अगर किसी नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर हम किसी नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट कर सकते हैं, तो वो नंबर होता है आपका रियल नंबर। और जिस नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो होता है इमेजिनरी नंबर। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दे दूं कि अंडर रूट में माइनस का 2, अंडर रूट में माइनस का 3, अंडर रूट में माइनस का 4। अब इन चीजों को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और इसके विपरीत अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4, या फिर 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 1/2 हुआ, 1/3 हुआ, मतलब कि जितने भी नंबर हैं जिसको भी हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर चुके, वो हो गया आपका रियल नंबर। और जिसको हम नहीं कर पाए वो हो गया इमेजिनरी नंबर। अगर आप एग्जांपल के तौर पे देखना चाहते हैं कि आप इस चीज को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा और आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये है आपकी नंबर लाइन, और यहां से मैंने मिड पॉइंट 0 ले लिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। और उधर सारी वैल्यू प्लस प्लस में होती हैं, यानी कि +1, +2, +3, +4। और इधर की वैल्यू सारी माइनस में होती है, यानी कि -1, -2, -3, -4। तो हम ये देखना है हमें कि क्या हम √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें √2 की लंबाई चाहिए, और √2 की अगर लंबाई हमें मिल जाए तो हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और √2 की लंबाई मिलेगी कैसे? कुछ ऐसे मिलती है
कि भाई अगर एक यूनिट का हमने आधार काट लिया और एक यूनिट का ही हमने अगर परपेंडिकुलर खींच लिया, तो हमें जो ये दूरी मिलती है भाई साहब ना, ये जो दूरी मिलती है वो होती है √2। अब आप बोलोगे कैसे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा है कि ये जो दूरी है वो 1 यूनिट है यहां से यहां तक की, और जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है वो भी 1 यूनिट है। अब यूनिट का मतलब कुछ भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है ना। मैंने तो यूनिट लिखा है, यूनिट में आप कुछ भी डाल सकते हो। अब ये मैंने कहा है कि आप परपेंडिकुलर खींचोगे तो ये 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, और अगर ये 90 डिग्री हो गया तो क्या इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अगर हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, हमें एक एक यूनिट दोनों पता है, तो हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ड का स्क्वायर, हिंदी में लिखिए कर्ड का, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर होता है और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। ठीक है भाई, और ये दोनों एक एक हैं, तो एक का स्क्वायर 1 और एक का स्क्वायर 1, इसका मतलब हो जाएगा 2, यानी कि हमारा कर्ड का स्क्वायर निकल गया, कर्ड का स्क्वायर बराबर 2। और इसका आपको पता है कि स्क्वायर जैसे ही हटता है वैसे ये चीज अंडर रूट में आ जाती है ना भाई। तो आप कहेंगे कि सर जी हमें अंडर रूट तो यहाँ मिल गया, अंडर रूट 2 मिल गया। अब क्या यही प्रोसेस करके हम अंडर रूट का -2 ला सकते हैं? तो थोड़ा सा देखिए, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अगर ये संरचना हम इधर बना लें, ये संरचना हम इधर बना लें, ठीक है, और उससे पहले एक चीज और देखिए कि इस अंडर रूट 2 को मैंने कहा है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये रहा आपका √2 की लंबाई, ये रही, तो आप अंडर रूट 2 को ऐसे करके काटते चले जाएंगे, ये होगी आपकी यहां तक अंडर रूट 2 की लेंथ। अब पहली चीज पे आते हैं कि हम अंडर रूट का -2 जो होगा उसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दो चीजें हैं भाई साहब, आपके दिमाग में दो चीजें आ सकती हैं। आप बोलोगे सर जी ऐसे बना दो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना दो। तो पहली बात ये है कि अगर यहां हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है, थोड़ा मैं इसको मिटाता हूं और आपको मैं समझाता हूं कि अगर हम ये स्ट्रक्चर ऐसे एज इट इज नीचे बनाते हैं, ये मान है आपने कहा नीचे बनानी है, ठीक है, तो क्या ये 1 यूनिट है कि नहीं है कि नहीं है भाई? आपने कहा नीचे बना लीजिए, तो मुझे समझ लीजिए -1 मिल गया, ठीक है भाई, और -1 मिल गया तो आपको फिर ये अगर निकालना होगा तो आप बोलोगे सर जी ये माइनस का √2 आना चाहिए, अंडर रूट में -2 आना चाहिए। अगर नहीं आया तो हमारा ये फेल है, ठीक है भाई। तो यहां पे भी हम कर्ड का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर बराबर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है भाई। तो दोनों एक है, यानी कि आधार आपका एक है और प्लस में एक है, और प्लस में एक का स्क्वायर जो भी होगा देख लेंगे। ये -1 है, इसका भी स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि दोनों का स्क्वायर 1, ये माइनस हुआ और स्क्वायर होगा तो +1। अब ये भी कहा जाएगा अंडर रूट का 2 आ जाएगा, है ना भाई। देखो यहाँ 1 1 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर गायब होगा तो वहाँ अंडर रूट का 2, मतलब हमें हर हाल में अंडर रूट का 2 ही मिल रहा है, अंडर रूट का -2 कभी नहीं मिलेगा। तो यही कारण है कि हम अंडर रूट के -2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। और जैसे ही हमको ये पता चल गया कि हम अंडर रूट -2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, तो हमने कह दिया कि भाई ये एक काल्पनिक संख्या है, ये सिर्फ कल्पनाओं में संभव है, ठीक है, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ कल्पनाओं में संभव है, इसको हम कहीं पे लिख नहीं सकते हैं।
तो इसको हमने डाल दिया इमेजिनरी नंबर में। ठीक है भाई, तो कुल मिला के आपने पढ़ लिया क्या कि नंबर के भाई दो पार्ट हैं। एक तो हो गया कौन सा नंबर, रियल नंबर, और एक हो गया इमेजिनरी नंबर। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, और एक नंबर और होता है भाई कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या जो होती है वो रियल नंबर और काल्पनिक नंबर का जोड़ होता है। ठीक है, दोनों का मिला जुला रूप होता है। और हाँ, एक चीज और बात समझ जाना कि जैसे ही इमेजिनरी नंबर आएगा तो वो अपने आप को शो करता है कि हाँ भैया मैं इमेजिनरी नंबर हूँ। कैसे कि भाई इस √2 को हम लिखते हैं √2 और आई लिखते हैं, आई का मतलब इमेजिनरी। ठीक है भाई तो अगर मैं कह दूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे लिखना है तो √2 आपका हो गया रियल नंबर, या फिर 2 है आपका, 2 भी तो रियल नंबर है। तो ये सारे आपको हो गए रियल नंबर। और अगर हम दोनों का जोड़ लेते हैं यानी कि 2 और प्लस √2i, ये है आपका रियल नंबर, ये है आपका इमेजिनरी नंबर, और दोनों का जोड़ हमने ले लिया तो बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम कहते हैं सम्मिश्र संख्या। और ये दोनों चीजें आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये इंटर की चीजें हैं, इंटरमीडिएट की चीजें हैं और एकेडमिक की चीजें हैं। तो ये दोनों आपको सिर्फ जानकारी लेनी थी। जानकारी के लिए मैंने बता दिया, इतना लंबा चौड़ा लेक्चर हुआ ओनली जानकारी के लिए। ठीक है भाई, अब देखिए आगे बात आती है, हम रियल नंबर की बात करेंगे और इसी पे सारा मैथमेटिक्स, सारा नंबर सिस्टम बेस्ड है। भाई रियल नंबर के भाग होते हैं, सबसे पहले तो होता है इंटीजर। ठीक है भाई, स्पेलिंग में मत जाओ। इंटीजर का मतलब होता है भाई पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। ठीक है, स्पेलिंग वगैरह इतनी मेरी अंग्रेजी से ही है नहीं। ठीक है, बट ये कि फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ कुछ तो पढ़ाई हूँ। ठीक है भाई, क्या होती है भाई? पूर्णांक होती है। ठीक है, और दो और भी पार्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं रेशनल और इरेशनल। क्या कहते हैं भाई? दो और भी पार्ट होते हैं। एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। ठीक है, तो रियल नंबर के कुल मिला के 3 पार्ट होते हैं। एक इंटीजर हो गया, एक होता है परिमेय और दूसरा होता है अपरिमेय। ठीक है, पूर्णांक के बारे में आप जानते हैं कि भाई जो संख्याएं पूर्ण होती हैं, ठीक है ना, उसको ही हम पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक के भी 2 पार्ट हैं। एक्चुअली में सही पूछिए तो पूर्णांक के 3 पार्ट होते हैं जो आप नंबर लाइन से सीखेंगे कि पूर्णांक के कितने पार्ट हैं। परिमेय का मतलब क्या होता है? परिमेय का मतलब होता है जिन संख्याओं को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो होती है आपकी परिमेय संख्या। और p और q दोनों इंटीजर का भाग होना चाहिए, मतलब कि इंटीजर होना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि हर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है ना। मतलब कि इसकी है कि जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर के पार्ट हैं और q इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, ये होगा आपका परिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय भाई देखिए, अपरिमेय में कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो सही बात है, जिसको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं लोग ये भी बोल जाते हैं अचानक में, है ना, कि जहाँ पे q इज इक्वल टू 0 हो, तो अगर q इज इक्वल टू 0 हो गया, मान लीजिए मैं कोई अपरिमेय संख्या लिखूं कि भाई √3 एक अपरिमेय संख्या है, क्या ये इंटीजर का पार्ट है? अगर इंटीजर का पार्ट नहीं है, √3 क्या इंटीजर है? अगर नहीं है तो क्या है? ये अपरिमेय है। ठीक है, और लोग कह देते हैं कि भाई इसके बटे 0 लिख सकते हैं। तो जिस अंक के बटे हम 0 लिखेंगे इसका सॉल्व क्या होता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको समझाता हूँ कि अगर किसी नंबर के नीचे मतलब बटे के रूप में अगर हम 0 लिख देते हैं तो इसको हम अनडिफाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? अनडिफाइन। इसको हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाना चाहूंगा कि अगर मैं 5 के बटे अगर मैं 0 लिखूं, ठीक है भाई, 5 के बटे 0 लिखूं
तो हम यही तो करेंगे, यही तो करते हैं। तो कितनी बार भाग ले जाएंगे? अब 0 बार ले जाते हैं तो भी 0 ही आता है, शेष वाला का फिर 5 आ जाएगा। 5 बार ले जाते हैं तो फिर 0 आएगा, 0 का किसी भी संख्या में गुणा तो 0, फिर 5 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 5 आता जाएगा, वो कटेगा नहीं। तो ये अनडिफाइन होता है जिस भी नंबर के नीचे, मतलब कि जिस भी भिन्न में हर अगर 0 आ जाता है तो वो अनडिफाइन होता है। इसीलिए अपरिमेय संख्या में q = 0 नहीं कहते हैं, ठीक है ना, कभी भी। और ये आज तक कोई बता ही नहीं पाया है कि 0/0 क्या होता है, क्योंकि 0/0 अनडिफाइन है, 5/0 अनडिफाइन है, 5 इनफाइनाइट अनडिफाइन है, ये सारी चीज़ें अनडिफाइन है, ये कोई भी कर नहीं पाया, ठीक है। और कोई झूठ मूठ अगर बोल दे तो विश्वास नहीं है, ठीक है भाई। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्णांक आपके 2 पार्ट होते हैं, एक्चुअली 3 पार्ट हैं, ठीक है। पहली बात तो एक है धन पूर्णांक, धन पूर्णांक है, एक है ऋण पूर्णांक, ठीक है भाई, और एक जो होता है वो होता है जीरो पूर्णांक, जीरो पूर्णांक, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर लाइन में इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव, और बीच में होता है 0, ठीक है। इस तरफ का पॉजिटिव इंटीजर, इस तरफ का नेगेटिव इंटीजर, और बीच में होता है 0 इंटीजर, ठीक है भाई। हाँ, दूसरी बात, अगर मैं आपसे कह दूं कि रियल नंबर के कितने भाग हैं, तो वो हैं 3 भाग। इंटीजर, परिमेय, अपरिमेय, इंटीजर के कितने पार्ट हैं? इंटीजर के 3 पार्ट हैं, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और जीरो पूर्णांक, ठीक है भाई। तो अब हमको देखना है कि भाई प्राकृतिक संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम को प्राइम क्या होता है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए मुझे एक बार बोर्ड को मिटाना पड़ेगा। तो बात करेंगे हम इंटीजर की, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर की बात करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर के कई सारे भाग होते हैं, कई सारे भाग होते हैं, जैसे कि एक होता है भाई प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या समझिए सबसे पहले भाई, प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जिनका बोध हमें प्रकृति से होता है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पूर्वज के पूर्वज जब उस टाइम में क्लासरूम वगैरह नहीं चलता था, जब नंबर का आविष्कार हुआ था, उस टाइम की बात है भैया, हम किसी चीज़ को लिख के नहीं समझते थे, हर चीज़ को हम बोल बोल के समझते थे। किस तरह से कि अगर मान लीजिए पेड़ गिनना हुआ है ना, वो चले जाइए आदिकाल पाषाण काल पूरा काल में, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैसे गिनते थे लोग भाई? 1 पहाड़, 2 पहाड़, 3 पहाड़, 1 पेड़, 3 पेड़, 4 पेड़, ऐसे तो गिनते थे। कभी सुना है क्या कि आधा पहाड़? कभी सुना है क्या 0 पहाड़? भाई 0 पहाड़ भी नहीं था, ठीक है ना। तो प्राकृतिक संख्या में 0 भी नहीं था, डन है ना, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 और डॉट 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 इनफाइनाइट है, डन भाई। चलिए, अब जैसे ही 0 का आविष्कार हो गया, या फिर समझ लीजिए कि जैसे ही हमने नंबर को लिखना शुरू कर दिया, बोलने की बात खत्म हो गई, जैसे ही हमने नंबर को लिखना शुरू कर दिया, वैसे ही 0 भी आ गया, और जैसे ही 0 आया तो संख्या हो गई भाई पूर्ण। क्या हो गई भाई? पूर्ण। तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब आगे आता है सम संख्या। तो सम संख्या को भाई जिसको हम 2 से भाग देते हैं वो होती है सम संख्या। अगर हमको सम संख्या निकालनी हो, ठीक है, सम संख्या, ठीक है, ठीक है भाई। सम संख्या का मतलब क्या होता है? जिसको हम 2 से भाग देते हैं वो होती है सम संख्या। और विषम क्या होता है? विषम होता है भाई जिसको हम 2 से भाग दें ना कटे, तो वो होता है विषम संख्या। अच्छा, अगर हमको विषम संख्या निकालनी हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका भाई फॉर्मूला होता है भैया 2x, है ना। देखिए भाई, मैं ये कहता हूँ कि सम संख्या उसको कहते हैं, है ना, जिसमें 2 कॉमन फैक्टर हो, जिसमें 2 कॉमन फैक्टर हो, जिसमें 2 कॉमन फैक्टर हो। तो भाई 2 कॉमन फैक्टर तभी तो होगा जब उसमें 2 का गुणा होगा, है ना, और 2 का गुणा होगा तभी तो वो 2 से भाग होगा, और जैसे ही 2 से भाग हुआ वैसे हो क्या हो गया? सम संख्या होगी। आई बात समझ में? और इसी 2 के फैक्टर में से अगर हम 1 घटा लें या 1 जोड़ दें,
तो ये क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। एंड आफ्टर दैट हम पढ़ने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में। ठीक है, ठीक है, और उसको हम कहते हैं कि भाई पहला जो नंबर है उसको कहते हैं हम कि भाई अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं, चलिए अभाज्य संख्या, मतलब कि अभाज्य संख्या को हम कहते हैं कि भैया प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है भाई, प्राइम नंबर वो होता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, जिसका सिर्फ दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक हो और एक वह संख्या स्वयं हो। ठीक है, तो आप सबसे पहले गिनती शुरू करेंगे एक से। ठीक है, तो क्या एक प्राइम नंबर है, क्या एक प्राइम नंबर है, क्या एक अभाज्य संख्या है? तो जवाब होगा कि भाई एक अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि एक का सिर्फ एक ही फैक्टर निकलता है जो कि सिर्फ 1 है और बाकी कुछ नहीं है। और अभाज्य में क्या होना चाहिए, दो फैक्टर निकलना चाहिए, एक तो एक हो और एक वह संख्या स्वयं हो। ठीक है भाई, तो क्या एक तो नहीं है, तो क्या दो अभाज्य संख्या है? तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है भाई, इसके एक फैक्टर एक है, एक फैक्टर वो संख्या स्वयं है, तो बिल्कुल है। क्या 3 अभाज्य संख्या है? तो बोलोगे सर जी बिल्कुल है, क्यों नहीं है, इसके भी दो फैक्टर है, एक और एक वह संख्या स्वयं है। और क्या 5, 4 तो नहीं है भाई, 4 के दो फैक्टर हो जाते हैं, एक हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, फैक्टर हो जाता है। क्या 5 है? क्या बिल्कुल है भाई 5। क्या 7 है? क्या बिल्कुल है भाई, 1 और 7। क्या 9 है? क्या, अब 9 तो नहीं है भाई, क्यों? क्योंकि इसका 3 फैक्टर हो जाता है, 1, 3 और 9, तो ये तो नहीं है। क्या 11 है? क्या, ठीक है, तो 11 भी है, 13 भी है, 17 भी है, 19 भी है, 23 भी है, 29 भी है, ठीक है, 31 भी है, 37 भी है, 41 39 भी है, 43 भी है। ठीक है भाई, और क्या होता है 45 47 47 भी है। ठीक है, और क्या है 49 तो है नहीं, 51 भी नहीं है, 53 है, 53 भी है, 57 नहीं है, 59 भी है, 61 भी है, 63 नहीं है, 64 67 भी है, 68 69 नहीं है, 71 भी है। ठीक है भाई, और 71 है, 73 भी है, ठीक है, 77 नहीं है, 79 79 भी है। ठीक है भाई, और क्या होता है 81 नहीं है, 83 भी है, ठीक है, 87 भी है। ठीक है भाई, 87 है। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है 89 भी है। ठीक है, और नहीं 87 नहीं होता है ना, 3 ठीक है। अब 91 क्या, 91 नहीं है, 92 भी नहीं है, 93 भी नहीं है, 95 भी नहीं है, 98 7 है। तो ये हो गई भाई साहब आपकी 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं। ठीक है भाई, तो 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएं आपको मिल गई हैं। ठीक है, तो इसको आपको रट्टा मारना है और याद करना है। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है भाई 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरी चीज, आप पूरी अभाज्य संख्याओं में देख लो, सिर्फ एक ही अभाज्य संख्या ऐसी है जो कि सम है, बाकी सब विषम है ना भाई। देखो ये 2, ये क्या है, सम है, बाकी सब क्या है, विषम है ना। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है भाई, एक होता है सहअभाज्य। ठीक है, और सहअभाज्य पढ़ने से पहले हम भाज्य भी तो पढ़ेंगे, है ना भाई। भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या, अभाज्य का सीधा विपरीत क्या है। अब भाई जिसके एक से ज्यादा फैक्टर हो गए वो हो गई आपकी अभाज्य संख्या, सॉरी वो हो गया आपका भाज्य संख्या। इसको हम कहते हैं भाई कोप्राइम। क्या कहते हैं इसको, कोप्राइम कहते हैं। और सहअभाज्य का मतलब क्या, इसको कहते हैं, सॉरी भाई, इसको कहते हैं कंपोजिट।
कंपोजिट नंबर, इसको कहते हैं कोप्राइम। अब कोप्राइम क्या है भाई, देखिए साफ साफ मैं ये कहता हूं कि जिन भी दो संख्याओं का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि महत्तम समापवर्तक, जिसका महत्तम समापवर्तक 1 आ जाए वो होता है भैया कोप्राइम। तो जरूरी नहीं है कि हर प्राइम नंबर का हर प्राइम नंबर का ही HCF 1 आए भाई, प्राइम और कंपोजिट नंबर का भी HCF 1 आ सकता है। जैसे मान लीजिए अगर प्राइम 2 है और कंपोजिट अगर क्या है 4 है, ठीक है, तो नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने रख दिया भाई, देखिए अगर मैंने 16 रख दिया और मैंने 11 रख दिया, ठीक है, तो क्या इसका HCF 1 नहीं आएगा? क्या बिल्कुल आएगा। और 16 आपका प्राइम नंबर है, कंपोजिट आपका 16 है, ठीक है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब ये है कि जिसका HCF 1 आता है वो होता है, जिन दो संख्याओं का HCF 1 आता है वो होता है कोप्राइम नंबर, ठीक है भाई। कोप्राइम नंबर हो गया। आगे चलिए, आगे है आपका ट्विन प्राइम। क्या है भाई? ट्विन प्राइम है। आगे है आपका ट्विन प्राइम। थोड़ा सा जल्दी करिए, इसलिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, इसका सिर्फ आपको थियरी पढ़नी है इसमें, ठीक है, और चूंकि जरूरी है थियरी पढ़ाना तो मैं पढ़ा दे रहा हूँ आपको। अगला है चौथा आपका ट्विन प्राइम। देखिए भाई ट्विन प्राइम क्या होता है, आपने पूरा लिखा हुआ था, क्या लिखा था भाई? 2 लिखा था, 3 लिखा था, है ना, 5, फिर 7, 11, 13, फिर क्या था 17, 19, ठीक है, और 23, 29, 31, 37, तो ये आपने लिखा हुआ था। ट्विन का मतलब क्या है भाई? कि भाई जिनके बीच का अंतर 2 आ जाए ना वही ट्विन है, जिनके बीच का अंतर 2 आ जाए वही ट्विन है, जिनके बीच का अंतर 2 आ जाए तो वही ट्विन है। इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है, तो ये क्या है? ट्विन है। इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है, तो ये भी क्या है? ट्विन है। अब इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है, तो ये भी ट्विन है, ठीक है। इनके और इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है, तो ये भी ट्विन है। इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है, तो ये भी ट्विन है। ऐसे ही 39 होगा, इनके बीच का नंबर क्या है? अंतर क्या है? 2 है, तो ये भी ट्विन होगा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि जिन भी संख्याओं के बीच का अंतर अगर 2 आ जाता है तो उसको कहते हैं हम ट्विन प्राइम नंबर। आगे क्या है? आगे पांचवा आपका है कि भैया कौन सा भाई नंबर है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर, ठीक है भाई। परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखिए भाई मैं कहता हूं परफेक्ट नंबर वो नंबर है कि भाई जिसके फैक्टर किए जाएं और लास्ट वाले फैक्टर को अगर हटा दिया जाए, तो अगर हम कुल फैक्टर को जोड़े अगर वो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है तो उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। बात समझिए, आप एग्जांपल से बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। भाई मैंने कहा कि आप 2 ले लीजिए, पहला नंबर 2 ले लीजिए, इसके फैक्टर करिए तो 1 और 2। मैंने कहा कि ये लास्ट वाला फैक्टर हटा दीजिए, लास्ट वाला फैक्टर मैंने हटा दिया, एक ही नंबर बचा। तो क्या जोड़ने पे ये संख्या आ रही है? भाई एक ही इसको जोड़ोगे क्या? तो क्या ये नंबर इसके बराबर है? नहीं, तो ये क्या है? परफेक्ट नंबर नहीं है। 3 में जाइए, 1 और 3 इसका फैक्टर होता है, लास्ट वाला फैक्टर हटाइए, क्या इसके बराबर है? नहीं, तो ये भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 पे आइए, 6 का फैक्टर होता है भाई 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है और 6 होता है। मैंने कहा लास्ट वाले फैक्टर को हटाइए, लास्ट वाला फैक्टर मैंने हटा दिया। अब इन सारे फैक्टर को जोड़िए, क्या 6 आ रहा है? अगर 6 आ रहा है तो 6 एक परफेक्ट नंबर है, ठीक है। चलिए भाई करिए, यानी 3 2 5 1 6 आ गया 6, तो 6 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। क्यों? क्योंकि इनके सारे फैक्टर का ऐड क्या हो रहा है? वो खुद नंबर आ जा रहा है, तो ये होता है परफेक्ट नंबर। आगे चलिए, क्या आपका 27 पे आइए। 27 क्या आपका परफेक्ट नंबर है? तो चलिए पहले करिए, यानी कि 1 हुआ, 3 हुआ, 9 हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? 27 itself हो गया, ठीक है। तो 28 करिए, सॉरी ये भी नहीं होगा, 28 करिए, ठीक है। तो अगर हम 28 करते हैं, ठीक है भाई, अगर हम 28 करते हैं, अगर हम 28 लेते हैं, ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 1 होगा,
2 होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, 3 होगा, क्या 3 तो नहीं होगा भाई, क्या होगा 7 होगा, ठीक है, 14 होगा और वो संख्या खुद होगी 28। तो मैंने क्या कहा, लास्ट वाले आप फैक्टर को हटा दीजिए और इन सबको जोड़िए, क्या 28 आ रहा है। अगर 28 आ रहा है तो 28 आपका परफेक्ट नंबर है, अदरवाइज ये भी आपका नॉर्मल नंबर है, ठीक है। तो आपने जोड़ा भाई, देखिए 3 7 3 10, अच्छा 4 सॉरी एक 4 भी तो होगा भाई, एक 4 भी तो होगा, है ना, 4 7 28 4 भी होगा, ठीक है। तो 4 3 7 गुना 14 गुना 28, तो 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है, क्या है भाई, एक परफेक्ट नंबर है। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि अब तक सिर्फ 52 ही परफेक्ट नंबर खोजे गए हैं, ठीक है, और 52वां 2018 में खोजा गया था, उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, ठीक है भाई। तो ये होते हैं आपके नंबर का सारा पार्ट खत्म होता है, ठीक है, नंबर का क्लासिफिकेशन खत्म होता है। आगे जो भी आप पढ़ने वाले हैं वो इससे आगे की चीज़ें पढ़ेंगे और इस पे बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो स्टे ट्यून विद आवर यूट्यूब चैनल बिकॉज मेनी मोर थिंग्स आर देयर। बने रहिए, स्वस्थ रहिए।